अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 6 की एनसीईआरटी जो हमारी चल रही है उसका चैप्टर नंबर 7 की ये सेकंड क्लास है। उसी का हम अध्ययन करेंगे बच्चों। टॉपिक है हमारा अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म के बारे में अध्ययन करेंगे और जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। अशोक के धम्म में किस देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस, देख रहे बच्चों, सीरिया है, मिस्र है और यूनान में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनका लड़का है महेंद्र, उनकी पुत्री है संघमित्रा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। देख रहे हो बच्चों, उस टाइम पर। अब बच्चों, यहां देखते हैं, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा, कहाँ मिली है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। देख रहे बच्चों, क्या शानदार, देखो इस आप अच्छे ध्यान से देखेंगे। कहाँ से मिला है बच्चों, ये बिहार में रामपुरवा से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि धम्म महामात के अधिकारियों की नियुक्ति जगह जगह पर धम्म की शिक्षा, यानी कि जो रोजमर्रा के जैसे पड़ोसियों के झगड़े हैं और विभिन्न धर्मों के लोग हैं, जानवरों की बलि दी जा रही हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, छोटे छोटे मैटर जो इशू समाज में होते थे, उन सबको दूर करने के लिए धम्म महामात और बौद्ध धर्म का प्रसार यानी कि धम्म की शिक्षा के लिए धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति अशोक द्वारा होती है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यह है कि उन्होंने अपने दूत उन्होंने सीरिया, मिस्र और ग्रीस में भेजे हैं। दूसरा, अपनी पुत्री महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म के प्रचार हेतु श्रीलंका में भेजा है। इसके आगे बच्चों पढ़ते हैं, अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म
की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी, बांग्ला, मलयालम, तमिल। देख रहे हैं बच्चों, ये ए इस तरीके से है, यहाँ इस तरीके से है बच्चों, यहाँ इस तरीके से है, फिर मलयालम में इस तरीके से हो गया ए आ, और तमिल में इस तरीके से हो। बच्चों ये जो है क्वेश्चन आंसर है, ये जो है चैप्टर के लास्ट में हमको डिस्कस करेंगे। यहाँ जो है मानचित्र 6 है, रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। इसका थोड़ा सा बच्चों हम ध्यान से अध्ययन करते हैं जिससे आपको बात समझ में आ जाए बच्चों। इसका ध्यान से बच्चों आप अध्ययन करेंगे। देखो ध्यान से देखो थोड़ा सा इसका। ये देखेंगे बच्चों, बच्चों यहाँ आप ध्यान से देखो इसे। ये जो है ये अफ्रीका है बच्चों, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अब इसमें ये सिंबल दिया है, देखो जो इस कलर का है ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। जो ये ग्रीन है ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे, जो हमारे जो है उत्तर पश्चिम में या उत्तर जो कश्मीर का इलाका है अफगानिस्तान, यहाँ तक जो है गुजरात तक कुषाणों का शासन था। ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं जो इस कलर में है। ये मार्ग ईरान फारस के शासकों के नियंत्रण में है जो हल्के रेड है। इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था जो इस कलर में है। अब ध्यान से देखो, देखो ये वाला कलर बच्चों, देखो आप यहाँ देखेंगे, देख रहे हो ये वाला है, तो ये है रोमन शासकों के उसमें। देखो ये भूमध्य सागर है बच्चों, ये ऊपर जो है बच्चों ये जो है यूरोप है, ये अफ्रीकी महाद्वीप है, ये भूमध्य सागर है, ये इटली है आपका, ठीक है, ये टर्की है, ये पूरा अरब प्रायद्वीप है, समझ रहे हो। इधर जो है ये इराक हो जाएगा, इराक के बाद में ईरान और फिर पाकिस्तान, अपना इंडिया, ये फारस की खाड़ी है। अब जो ये कलर है बच्चों, इसको आप देखेंगे, इन मार्गों पर जो शासक हैं वो रोमन शासकों का नियंत्रण है। रोमन जो शासक हैं ये रोम के शासक हैं जो इटली में एक रोम कंट्री है। यहाँ पे ये क्रिश्चियन है सब ये शासक बच्चों, तो देखोगे ये इनका नियंत्रण है। जो भी इस कलर में जहां जहां है, जो बच्चों ये आया है आपका, देख रहे हो ये इस पर जो है बच्चों, ये जो है ईरान के जो शासक हैं उनका नियंत्रण है इन मार्गों पर। जैसे एक टिग्रिस नदी है, देख रहे हो टिग्रिस, यानी कि दजला बोलते हैं सब उर्दू में, उर्दू के में बड़ी फेमस नदी है दजला। और यूफ्रेट्स एक नदी एक दूसरी है, फरात बोलते हैं बच्चों इसे उर्दू में, फारसी में। अब ये कैस्पियन सागर होगा, ये काला सागर है, तो ये पूरा है ईरान के शासकों का इस रेशम मार्ग पर। अब देखो ये कहाँ कहाँ से जाता है, ये जो है इधर जो है आपका ये है वहाँ टर्की, तो लगा के यहाँ से पूरा जो है टर्की होते हुए ऊपर से भी ये मार्ग चल रहा है, ऐसे यूरोप चला गया है। ध्यान से देखेंगे पूरा, मतलब जो है पूरा कवर किए हुए है। देख रहे बच्चों, समुद्र का मार्ग भी है इनमें, जो चीनी मार्ग है ये, और ये रेशमी मार्ग, और इसमें जो है स्थल का मार्ग भी है। अब आप जो है इस वाले इसमें देखेंगे आप, अब इसमें जो ये डार्क है, ये इसमें जो है ये चीनी शासक है, इनका नियंत्रण है। जो रेड डार्क है चीनी शासकों का है। अब जो ये हल्का जो है बच्चों ग्रीन ग्रीन है बच्चों, देख रहे हो आप ये हल्का जो ग्रीन है, इस पे जो है बच्चों जो हमारे जो कनिष्क शासक हैं कुषाण वंश के,
उनका जो है नियंत्रण है इस पे। तो पूरा बच्चों ये जो है इधर से लगा के तुम्हारा लोयांग, लांचो, कासू, यू ऐसे लहासा होते हुए इधर पाटलिपुत्र है ये। यहाँ से फिर ये आम तसी है, तूफान है, जुगारिया है, बलख झील है, फरगना होते हुए इधर ये ताशकंद है, देख रहे हो, कासगर है, यारकंद है, और इधर होता हुआ ये ऑक्सस नदी है, इधर बैक्टीरिया हरात भी है इधर, और इधर अपना जो है काबुल से पेशावर तकसीला, इस तरह जो है हिमालय की तलहटी से होता हुआ पाटलिपुत्र तक है ये। इधर से बच्चों माल की सप्लाई होती है। ये जो है तुम्हारा उसका मार्ग है बच्चों, समुद्र का, जो नॉर्मल जो है, जो लाइट कलर है, ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो लाइट वाले कलर के हैं बच्चों। इनको ये वाले जो है आपके देखा है। तो बाबरी कम है, पट्टाला है, काबुल हो गया बच्चों। इधर से पूरा मतलब जो है ये ध्यान से आप देख लेंगे इसे। अरमुज और मकरान, देख रहे हो, अरमुज की बोलते हैं इसे खाड़ी, इस साइड में कोना है, ये मकरान तट है बच्चों आपका, देख रहे हो ये सब। पूरा जो है। अब बच्चों आगे की बात, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। इसके पश्चात पश्चिमोत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा, यानी कि मौर्यों के बाद। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों ने से पराजय नहीं मिल गई। शकों के बाद जो है कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 8 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंग के बाद कणव तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक कि लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। देख रहे बच्चों, जो मौर्य सेनानायक है पुष्यमित्र एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद जो है फिर कणव आया, और उनके बाद जो है गुप्त आ जाते हैं। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग जो है 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 4000 सालों तक टिका रहा, और लगभग जो है 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है कि इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोज भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इसी पुस्तक के बातों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना।
ये बच्चों सातवाहन सिक्का है, इसे आप ध्यान से देखेंगे, देख रहे बच्चों आप। और ये जो है शक सिक्का है, ये शक राजा का फिगर इसमें दिया है सिक्के में, ठीक है। ये सातवाहनों का सिक्का है बच्चों। बच्चों ये जो है हिंद यमन शासक है, देख रहे हो, ये बहुत साफ सिक्का है, देखो, हिंद यमन सिक्का। ये कुषाणों का सिक्का है बच्चों, देखो राजा का फेस किस तरीके से दिया गया, कुषाणों का सिक्का। बच्चों इसी के साथ में चैप्टर समाप्त होता है। जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको करवा देंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही करते हैं। जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने कक्षा में अपने फ्रेंड्स को नहीं है उन्हें बताएंगे, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।